हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आपका बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन जिसका एग्ज़ाम में जो कंपटीशन जो एग्ज़ाम है प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी भागीदारी होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जिसका रोल होता है करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स की क्लास होगी एक छोटी सी, तो हम पिछले 7 या 8 मंथ से करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इस साल अगर लास्ट में कोई भी एग्ज़ाम अगर होना है तो हमें इस साल के कम से कम करंट अफेयर्स हमारी तैयार होनी चाहिए ना। तो हम लगभग जनवरी से लेके चलते हैं, जनवरी से लेकर अब तक जब तक एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, किसी भी लेवल का एग्ज़ाम होगा, हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज आजकल इसमें से आने लगा। सबसे ज़्यादा भार जो पेपर में होता है ना, सबसे ज़्यादा नंबर का काम यहाँ से आने लगा जीएस में, और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है। ज्योग्राफी में भी कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें भी क्या होगा, करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स का अगर कोई होगा तो वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस का भी कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी करंट अफेयर से रिलेट करके पूछा जाने लगा आजकल, समसामयिक मुद्दे जिनको कहा जाता है। तो आज अपन चर्चा करते हैं, जनवरी से शुरुआत कर देते हैं। जनवरी से शुरुआत करें तो सबसे पहले 1 जनवरी जो होगा ना, जैसे 31 जो मनाया जाता है ना, 1 जनवरी पे सबकी पार्टी शार्टी होती है ना। 31 मतलब 31 दिसंबर की रात वाले जो रात होगी, तो उसी रात से अपन शुरुआत करते हैं। तो उस रात से अगर शुरुआत करें तो ये पूछा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहले अगर इस साल की शुरुआत 2020 की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले शुरुआत जब हो रही है तो सबसे पहले 1 जनवरी कौन से देश में आएगा? 1 जनवरी कौन से देश में आएगा? कोई तो देश होगा ना जिसमें सबसे पहले 1 जनवरी आएगा। देखो यहाँ देखो, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं। यहाँ देखो, कोई प्रॉब्लम? तो वो जो देश जो होगा, वो जो स्टेट जो होगा जहां पे सबसे पहले 1 जनवरी की शुरुआत जो होगी साल की, वो देश कौन सा होगा? तो सबसे पहले हम वहीं से शुरुआत करते हैं। वो देश कौन सा होगा जहां पे सबसे पहले 1 जनवरी की पार्टी शुरुआत होगी? ठीक है, 1 जनवरी की पार्टी की जहां पे शुरुआत होगी वो देश जो होगा वो होगा समोआ। समोआ एक कंट्री होगा जो कि प्रशांत महासागर में एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक द्वीप देश है, एक आइलैंड है। और अगर महाद्वीप की बात करें तो वो आएगा ओसेनिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वाला जो एरिया ना, उसमें एक कंट्री है। वहां पे सबसे पहले 1 जनवरी का दिन जो था वो सबसे पहले आया। वहां पे 1 जनवरी की शुरुआत हो गई थी और उस टाइम भारत में बचे हुए थे शाम के 3:30 PM बस। मतलब भारत में 31 दिसंबर के 3:30 बजे हुए थे, 31 दिसंबर के 3:30, और वहां पे 1 जनवरी हो चुकी थी। क्योंकि मैंने बताया था देशांतर और अक्षांश रेखाओं में मैंने बताया था कि जो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होगी ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको क्या कहा जाता है? समय रेखा। विश्व की समय रेखा कहा जाता है ना, प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर को, जो कि ग्रीनविच मीन या बताया था यूटीसी या ग्रीनविच मीन से निकलती है। 0 डिग्री देशांतर, यहीं से पूरे विश्व का समय मापा जाएगा। इस तरफ जाएंगे तो भी या इस तरफ जाएंगे तो भी, है ना। ये तो थी समय रेखा, लेकिन मैंने उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने बताया था कि विश्व का भूगोल होगा तब उस पर हम चर्चा करेंगे। ये तो थी समय रेखा, लेकिन एक और रेखा है जो कि देशांतर रेखा है, उसको क्या कहा जाता है? तिथि रेखा कहा जाता है, तिथि रेखा। ठीक है, तिथि रेखा कहा जाता है, और उसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। और अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा जो होगी वो कौन सी लाइन होगी? कितने डिग्री देशांतर रेखा होगी? तो इसके ठीक अपोजिट जो लाइन होगी ना, ये 0 डिग्री देशांतर है ना, इसके ठीक अपोजिट कितने डिग्री लाइन होगी बताओ? 180 डिग्री। क्योंकि कोई भी गोल चीज है उसके इसके अपोजिट में कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्री। और 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाएगा? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर है ना। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात करें तो 0 डिग्री देशांतर, और अंतरराष्ट्रीय तिथि की बात करें, डेट की बात करें, डेट कहां पे चेंज हो जाएगी? 180 डिग्री पे।
अब कौन सा देश में सबसे पहले डेट आएगी, जो कौन से देश के सामने तिथि सबसे पहले कहां पे होगी, अगला जो दिन होगा वो कहां पे सबसे पहले आएगा पृथ्वी में, जो 180 डिग्री देशांतर के पास में देश होगा। और जो जिस देश की मैं अभी जिक्र कर रहा हूं, समोआ, ये जो देश है ये बिल्कुल 180 डिग्री के पास ही 173 डिग्री के समथिंग इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो लगभग, तो यहां पे ये याद रखना, ये वो देश है जिसमें सबसे पहले 1 जनवरी या नई साल में प्रवेश करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है, समोआ। इससे पहले देश होता था किरबाती, क्योंकि ये देश का दर्जा नहीं था, ये न्यूजीलैंड के अंडर था, न्यूजीलैंड का अधिकार था इस पे। इसको आजादी मिलने के बाद ये सबसे पहला देश होगा जो कि नई साल में प्रवेश करता है। लिख लो, एक छोटा सा नोट करके लिखो, नए साल में, नए वर्ष में प्रवेश करने वाला, नए वर्ष में प्रवेश करने वाला विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश समोआ। छोटा सा कंट्री है समोआ। कहां पे पड़ता है, प्रशांत महासागर में। अगर महाद्वीप की बात करें कि कौन से महाद्वीप में पड़ता है, ओसेनिया, ओसेनिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को मिला के क्या कहा जाता है, ओसेनिया कहा जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, ओसेनिया महाद्वीप है। ओसेनिया महाद्वीप में पड़ता है। और महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर में पड़ता है। और सबसे अंतिम पूछ लिया जाए कि कौन सा देश है जहां पे सबसे अंतिम, सबसे लास्ट में 1 जनवरी की जो सेलिब्रेशन किया गया, सबसे अंतिम में कौन से देश में किया जाएगा। अब सबसे पहले देश है तो सबसे अंतिम देश भी तो होगा कोई ना कोई, जहां पे सबसे अंतिम में 1 जनवरी की जो डेट है वो सबसे अंतिम में सेलिब्रेट की गई। ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन से भी आगे अमेरिका को भी क्रॉस कर देंगे। अमेरिका का एक स्टेट है, आपने नाम भी सुना होगा, हवाई द्वीप। हवाई द्वीप का नाम सुना ना, एक स्टेट अमेरिका। वहां हवाई द्वीप में एक शहर है होनोलुलु। होनोलुलु, होनोलुलु, ये होनोलुलु लिखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। होनोलुलु वो जगह है जहां पे 1 जनवरी या साल की सबसे जो पहला दिन है वो सबसे अंतिम में जहां पे आता है। होनोलुलु एक शहर है, हवाई द्वीप, यूएसए में। होनोलुलु नाम अच्छा है ना, होनोलुलु। होनोलुलु वो शहर है जहां पे सबसे अंतिम में पहला दिन आता है। कहां पड़ता है, हवाई में, यूएसए, हवाई यूएसए, होनोलुलु। हवाई द्वीप, हवाई आइलैंड जो यूएसए का जो हिस्सा है, उसी में एक शहर है होनोलुलु, जो कि अंतिम सबसे पहले, और सबसे पहले समोआ में जाता है। पहले ये इसके जगह पे एक डाटा होता था, वो सबसे पहले जो देश होता था वो होता था किरबाती, लेकिन अभी उससे भी पहले नाम आता है समोआ का। ठीक है, तो शुरुआत होगी अपनी 1 जनवरी की। 1 जनवरी का सबसे पहला जो देश है जहां पे 1 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है वो देश है समोआ। प्रशांत महासागर का एक देश है, या ओसेनिया महाद्वीप में ही एक देश है, ओसेनिया कॉन्टिनेंट में है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं छोटा सा धीरे धीरे अपन बढ़ा के चलते हैं ना, आज थोड़ा सा करेंगे धीरे धीरे करके। क्या हुआ, वीकली अपना करंट अफेयर्स कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मंथ लगेगा, 1.5 या 2 मंथ लगेंगे पूरे साल का कवर करने में। ठीक है, 2 मंथ कम से कम लगेंगे। तो अपन इसके बाद एक नई पोस्ट भारत में जिसका निर्माण हुआ था, सीडीएस, सीडीएस के बारे में देखते हैं। सीडीएस एक नया पद का सृजन किया गया है, भारत में नया पद बनाया गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
ये एक नया पद बनाया गया है और ये नया पद जो बनाया गया है ये क्या करेगा, ये नया पद क्या करेगा, भारत में जो सशस्त्र बल है ना, आर्मर्ड फोर्स है, आर्मर्ड फोर्स का अगर मैं नाम ले रहा हूं, सशस्त्र बल का मैं नाम ले रहा हूं, तो उसमें तीनों सेनाएं शामिल हो जाती है, आर्मी भी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाएं शामिल हो जाती है। जब मैं आर्मर्ड का शब्द का मैं यूज कर रहा हूं, ARMED, आर्मर्ड फोर्स या सशस्त्र बल की मैं शब्द की यूज कर रहा हूं, तो उसमें तीनों सेनाएं शामिल है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। उन तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए एक नया पद बना दिया गया। और इस पद की डिमांड कब से शुरुआत हुई थी, इस पद की मांग कब से हुई थी, 1999 का जो कारगिल युद्ध हुआ था ना, कारगिल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन सा ऑपरेशन कौन सा था, कारगिल को जीतने के, ऑपरेशन विजय। तो कारगिल जो विजय जब हुई थी उसमें क्या हुआ, उसके बाद एक कमेटी बैठी थी संसद में कि कारगिल में ऐसी क्या चूक हुई, उस पे क्या करना, उस पे चर्चा करना है, उसकी जो जितने भी तथ्य थे उनको बाहर निकाल के लाना कि ऐसा क्या 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 था कि वहां पे भारत की इफिशियंसी सुधर सकती थी। मतलब क्या होगा, भारत में जो इंजरी जो हुई थी ना, जितने सैनिक मरे थे, घायल हुए थे, उसको कम कैसे किया जा सकता था, उसको कम कैसे किया जा सकता था। जब तीनों सेनाएं एक साथ अगर लड़ेगी तो क्या हुआ, तीनों सेनाएं तीनों अगर इकट्ठी होकर लड़ेगी तो हमारी शक्ति क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। उन तीनों सेनाओं को एक करने वाला एक पद चाहिए था जो कि तीनों सेनाओं को एक साथ करके लाके खड़ा कर सके, तीनों सेनाओं की कमियों को जान सके वो व्यक्ति, तीनों सेनाओं को किसकी जरूरत है, कौन कौन से हथियार चाहिए, वो एक ही व्यक्ति बता सके, किसको, रक्षा मंत्रालय को या रक्षा मंत्री को। तो ये कड़ी हो गई, कड़ी किनके बीच में होगी, सशस्त्र बल और रक्षा मंत्रालय के बीच में कड़ी होगी CDS, जो कि यहां की जरूरतों को किसको बताएगी, रक्षा मंत्रालय को, ठीक है ना। रक्षा मंत्री कौन है अभी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो CDS जो पद है, ये जो पद है मैंने बताया था डिमांड काफी समय से थी, निर्माण अब किया गया, काफी टाइम पहले इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, इस पद को बना देना चाहिए था। CDS जो था मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसको बनाया गया, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सर्जन, इस पद का सर्जन कब किया गया, मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, मंत्रिमंडल जब कह देगा उसके बाद इस पद को बनाया गया। और इस पद पे बैठने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति होगा, इस पद पे बैठने वाला सबसे पहला जो व्यक्ति जो इस पद पे बैठेगा, विपिन रावत, विपिन रावत। विपिन रावत वो व्यक्ति होगा जो सबसे पहला भारत का क्या होगा, CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और जो CDS जो पद होगा वो कितने स्टार होगा, 4 स्टार। CDS जो पद जो होगा, जो ड्रेस जो होगी, उस पर कितने स्टार लगे होंगे, 4 स्टार। 4 स्टार पोस्ट होगी, कोई नई पोस्ट नहीं है, 4 स्टार। जो आर्मी का जो जर्नल जो होता है ना, वो भी 4 स्टार ही होता है, नेवी वाला 4 स्टार, एयरफोर्स 4 स्टार, ये भी 4 स्टार है। मतलब इनको उनसे ऊपर नहीं बनाया गया कि ये पद उनसे ऊपर होगा, लेकिन उन चारों पदों में सबसे आगे जो पद जो होगा ना, जो सबसे आगे निकल के चलेगा, सबको संभाल के या सबको कोऑर्डिनेट करके चलेगा, वो पद होगा CDS। ऐसा नहीं कि ये जर्नल से भी ऊपर होगा, नहीं, उनके बराबरी पोस्ट है ये, लेकिन उन तीनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक नया पद बना दिया गया, एक मतलब मीडिएटर होगा ये, क्या, डिफेंस मिनिस्टर और फौज के बीच में क्या होगा, एक मीडिएटर। समझ रहे हो ना बात को। 4 स्टार पद होगा, ये भी 4 स्टार पोस्ट होगी। उसके बाद जो भी, जैसे अब ये जरूरी नहीं कि CDS आर्मी से रिटायर ही बनेगा, नहीं, एयरफोर्स से कोई रिटायर भी क्या बन सकता है, CDS बन सकता है, नेवी से रिटायर भी बन सकता है। आपने विपिन रावत की ड्रेस देखी होगी, वो कौन सी, जो ओलिव कलर की जो होती है ना, ओलिव ग्रीन जो कलर होता है, जैसे आर्मी की जो ड्रेस होती है ना, वही ड्रेस पहन के रखता है। अब कोई अगर नेवी का बन गया तो वो नेवी वाली ड्रेस पहन के रखेगा। एयरफोर्स का अगर बन गया, जैसे RK भदौरिया, अभी एयरफोर्स का चीफ कौन है, RK भदौरिया, वो अगर फ्यूचर में आके CDS बन जाता तो वो एयरफोर्स वाली ड्रेस ही पहन के रखेगा, ठीक है। इनके लिए कोई ड्रेस का वो नहीं रखा, लेकिन स्टार कितने होंगे, 4 स्टार। उसके लाइफ में जितने भी पदक उसने हासिल किए, सेना मेडल, वो सारे लगे होंगे, और तीनों सेनाओं का एक प्रतीक उस पर लगा होगा कि तीनों सेनाओं का क्या होगा, ये समन्वय स्थापित करने वाले एक व्यक्ति होगा। उसके बाद अगर इसमें अगर देखा जाए CDS की, तो ये याद रखना है, सबसे पहला व्यक्ति विपिन रावत। देखो यहां पे अगर इस पद के जो CDS जो पद है, इस पद की अगर टाइम की बात करें
कि ये इस पद पे रहने वाला व्यक्ति कितने वर्ष तक अपने पद पे रह सकता, तो वो आएगा 65 वर्ष। कार्यकाल कितने साल का होगा? 65। अगर कोई 62 साल का सीडीएस बनेगा तो कितने साल पे रिटायर हो जाएगा? 65 वर्ष पे। अब विपिन रावत कितने साल पे बना है? 62 साल का बना है। कब? और ये डेट का है, कब इसने नियुक्ति कब हुई? इसकी नियुक्ति कब हुई है? 1 जनवरी 2020। 1 जनवरी 2020 को इसने पद ग्रहण किया है। पद को बना दिया था 30 दिसंबर को, लेकिन इसकी नियुक्ति है, इसने पद ग्रहण कब किया? 1 जनवरी 2020 को। जैसे रिटायरमेंट लिया, किससे? पहले क्या था? कौन सी पोस्ट पे था पहले? ये आर्मी का चीफ या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, पहले क्या होता था? ये फॉर्मर COAS। क्या था ये? फॉर्मर मतलब पहले, COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था ना पहले, और वहां से रिटायर होके, वहां से सेवानिवृत्त होके क्या बना? CDS। अगर ये पूछ लिया जाए कि विपिन रावत का संबंध भारत के कौन से राज्य से, तो रावत जब लगा हो तो सीधा सीधा तुक्का भी अगर लगाओगे तो उत्तराखंड। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत, सारे रावत वहीं पे लगभग। ठीक है, तो संबंध कहां से? उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कौन से जिले से? पौड़ी गढ़वाल से। गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल नाम का एक जिला, वहां से इसको बिलोंग करता है विपिन रावत। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और अगर देखें, तो अगर मैं आर्मी चीफ की अगर मैं बात करूं, आर्मी या आर्मी चीफ कहूं या चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में कहूं, तो वो अभी फिलहाल कौन है? आर्मी चीफ की अगर मैं बात करूं तो अभी कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। मनोज मुकुंद नरवाणे अभी क्या है? आर्मी चीफ। अगर मैं आर्मी चीफ के बारे में बात करूं, आर्मी चीफ के रिटायरमेंट की जो आयु होगी वो क्या होगी? 62 वर्ष, 62 ईयर, 62 वर्ष। 62 वर्ष, या एक चीज और भी कह सकते हैं यहां पे 3 वर्ष, 3 ईयर्स, 3 साल। या तो 3 साल पहले हो या 62 वर्ष पहले हो। अब जरूरी नहीं कि कोई 55 साल का अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन गया तो वो 62 वर्ष तक चलेगा, नहीं, वो कितने साल पर रिटायर हो जाएगा फिर? 58। लेकिन कोई अगर 59 ईयर्स का अगर बन रहा तो वो कितने साल पर रिटायर होगा? 62। समझ रहे हो ना? तो याद रखना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ या नेवी, किसी में भी आर्मी जो स्टाफ है या जो चीफ जो है, उसकी आयु कितनी साल? 62। सीडीएस की इसी वजह से सीडीएस को कितनी रखी है? 65 वर्ष, क्योंकि इन्हीं में से रिटायर होके जाएगा ना कोई। अगर यहाँ पे 62 ही कर देंगे तो फिर कैसे बनेगा सीडीएस? समझ रहे हो ना? यहाँ पे 65 क्योंकि यहीं से कोई व्यक्ति जाएगा सीडीएस बनने। अब अगर नेवी चीफ की बात करें, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ है ना, चीफ ऑफ द क्या कहा जाता है इसको? नेवल स्टाफ। ठीक है, एडमिरल पोस्ट होती है, एडमिरल। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ अभी कौन है? करमवीर, करमवीर सिंह। ठीक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगर एयरफोर्स की मैं बात करूं, यहां पे एयर फोर्स चीफ जो है, एयरफोर्स चीफ कौन सा है? अभी बताया था मैंने, RK भदौरिया। RK भदौरिया, RK भदौरिया अभी चीफ ऑफ द एयरफोर्स जो स्टाफ है, एयरफोर्स का जो चीफ है वो RK भदौरिया है। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जिसको कहा जाता है, RK भदौरिया। नेक्स्ट, एक आयोग है जिसका नाम आपने सबने सुना होगा, नीति आयोग। सुना होगा ना? योजना आयोग का ही नया नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना की अगर बात की जाए तो कब हुआ नीति आयोग की स्थापना? कब की गई? 2015, 1 जनवरी 2015 को। स्थापना नहीं हुई, केवल नाम बदल दिया गया, तो स्थापना ही मान ली जाती है। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। नरेंद्र मोदी ने
15 अगस्त 2014 को घोषणा कर दी थी कि नीति आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा, सॉरी योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग अभी एक डाटा जारी करती है, तो उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। नीति आयोग की अगर मैं बात करूं यहां पे, नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग ने अभी 1 जनवरी मंथ में एक डाटा जारी किए। वो डाटा किसके रिगार्डिंग थे, किसके लिए वो डाटा थे। देखो क्या होता है, एक शब्द को समझना, एक शब्द का मैं यहां पे यूज करूंगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेन डेवलपमेंट, सतत विकास। कई बार सुना होगा ये शब्द, सतत विकास, ठीक है, कोई टीचिंग लाइन में होगा उसने भी सुना होगा सतत विकास। सतत विकास जो शब्द है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का मतलब क्या होता है, सतत विकास शब्द का मतलब क्या होता है, उस शब्द का मतलब समझ में आएगा तो पूरा फंडा समझ में आ जाएगा यहां पे कि किसकी बात मैं करना चाह रहा हूं। सतत विकास का मतलब क्या होता है, विकास का मतलब तो सीधी सी बात है, विकास का मतलब तो विकास ही है। सतत का, सस्टेन का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई विकास कर रहा हूं, विकास मतलब कहीं पे मैं सड़क बना रहा हूं, कहीं पे सड़क बनाई जा रही है, कहीं पे कोई नई बस्ती बसाई जा रही है, कहीं पे बांध बनाए जा रहे हैं, कुछ भी किया जाता है, सब क्या विकास का रास्ता ना, विकास हो रहा है देश में। लेकिन विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति का भी नाश हो रहा है। पेड़ काटे जा रहे हैं, सड़क बनाई जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, नई बस्ती बसाई जाएगी जंगल में, पेड़ काट दिए जाएंगे, बांध बनाया जा रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं। कुछ ऐसा हो कि विकास भी हो जाए और पेड़ भी ना कटे, या पेड़ कटे उतने ही नए पेड़ उगा दिए जाए, तो उसी चीज को क्या कहा जाता है, सस्टेन डेवलपमेंट। कि विकास तो हो रहा है लेकिन सस्टेन, बैलेंस चीजें करके विकास हो रहा है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सस्टेन डेवलपमेंट। और इसी चीज पे आजकल फोकस किया जा रहा है ज्यादा। विकास जरूरी है क्योंकि जिस तरह से जनसंख्या इंप्रूवमेंट, जनसंख्या बढ़ रही है तो विकास जरूरी है, और जंगल भी कटेंगे जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, नई नई बस्तियां, नई नई कॉलोनियां बसानी पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो कि जंगलों को खत्म कर दिया जाएगा, नए जंगल बनाए, तो सस्टेन डेवलपमेंट मतलब बैलेंस करके चीजें चलेंगी। और उसी चीज को फोकस कर रहा है यूनाइटेड नेशन। अब भारत भी इस पे डाटा जारी करने लगा अपने अपने स्टेट के, लेकिन इस मुहिम की शुरुआत जो सबसे पहले जो की थी ना, वो की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। यूनाइटेड नेशन में एक अंग है यूनाइटेड नेशन का, महासभा, सुना होगा ना महासभा। उसने क्या हुआ 2015 में, जो चीज जो बोल रहा हूं उसको भी सुनना ध्यान से, 2015 में उसने एक मुहिम चलाई कि सभी विश्व के सभी देशों को सस्टेन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। विकास जरूरी, लेकिन उसके साथ साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसने कहा कि यहां पे मैं 17 गोल दे रहा हूं। किसने कहा, यूनाइटेड नेशन ने। 17 गोल मतलब 17 लक्ष्य है। अगर कोई भी देश उन 17 लक्ष्यों पे, 2030 का लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक उन 17 लक्ष्यों पे, 17 गोल के ऊपर अगर खरा उतरता है तो वो देश टॉप में जाएगा रैंकिंग में, कि कौन सा देश सतत विकास में सबसे टॉप पर है। आज के दिन अगर मैं बात करूं, ये मैं करंट की बात हम आगे करेंगे, लेकिन अभी मैं एक डाटा बता रहा हूं, हम आगे पढ़ेंगे जुलाई में, जून में डाटा आए थे, जून 2020 में, हम पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ओवरव्यू दे देता हूं। वहां पे डाटा जब आए थे तो विश्व का सबसे बड़ा, जो सबसे टॉप पे जो कंट्री निकल के आया हुआ है स्वीडन। स्वीडन सबसे टॉप पे सतत विकास में, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, यूनाइटेड नेशन। दूसरे नंबर पे डेनमार्क। भारत का नंबर 113 117वां नंबर है समथिंग सतत विकास में, ठीक है। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं करूंगा, वो पढ़ेंगे जून जुलाई के करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे अपन अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, जनवरी में मैं बात करूं तो जनवरी में नीति आयोग ने डाटा जारी किए है, और ये नीति आयोग का दूसरी बार डाटा जारी किया नीति आयोग ने 2015 के बाद से, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने ये गोल कब दिया था, अभी बताया था मैंने 2015 में। और वो 17 गोल क्या क्या हैं, जैसे ऐसे करके हैं कि कहां पे गरीबी कम हो रही है, कहां पे गरीबी कम हो रही है, कहां पे एजुकेशन का स्तर अच्छा है, कहां पे लोगों को साफ पानी मिल रहा है, कहां पे लोगों को क्या होगा, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो ये ऐसे करके 17 गोल रखे कि कहां पे स्टडी अच्छी हो रही है तो वो राज्य टॉप पे आ जाएगा, कहां पे पानी लोगों को अच्छा मुहैया करवाया जा रहा है तो वो राज्य टॉप पे आ जाएगा। ऐसे करके 17 लाइनें लिखी गई है। ऐसे उन 17 के 17 पे जो गोल करेगा, जो ऊपर जाएगा, वो राज्य क्या होगा, सबसे टॉप पे होगा। तो नीति आयोग के अनुसार भारत का सबसे टॉप राज्य कौन सा, सतत विकास में। सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2020,
ये हमें पढ़ना है। मतलब सतत विकास लक्ष्य सस्टेन डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा राज्य टॉप पे रहा है, और ये इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग ने जो डाटा जारी किया वो इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे मैं बात करूं सबसे पहला जो राज्य है जो टॉप पे है, ये याद रखना, यूनाइटेड नेशन ने इसकी मुहिम की शुरुआत कब की थी? 2015 में। कितने गोल रखे हैं? 17 गोल रखे हैं। ठीक है, भारत की बात करूं तो भारत में ये कौन से सेकंड टाइम डाटा जारी कर रहा है? कौन? नीति आयोग। कि भारत का कौन सा राज्य इन मामलों में टॉप पे बात करूं तो सबसे पहला केरल। केरल को पॉइंट दिए गए 70 पॉइंट है, यहां पे लिख लो ये नोट करके। केरल राज्य सबसे टॉप पे, पहला पे केरल। पहले 2-3 राज्य लिख लेते हैं। सबसे टॉप पे केरल। दूसरे राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश 69 मार्क्स के साथ, हिमाचल प्रदेश 69। तीसरा नंबर है आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश है केवल नॉर्थ इंडिया का जो सेकंड में आ रहा है, बाकी टॉप 5 में सारे के सारे साउथ के राज्य हैं, ये भी 69 की समथिंग। इसके बाद 4 नंबर पे तमिलनाडु 67। एक और लिख लो 5 नंबर तेलंगाना 67। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य में सबसे पहले नंबर पे भारत का कौन सा राज्य रहा? तो केरल। केरल टॉप पे है, फिर हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। ये समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई किसकी रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट में क्या कहा है कि विकास के साथ साथ पेड़ों को जहां पे ज्यादा नुकसान ना पहुंचाया गया, ठीक है, प्रकृति के साथ ज्यादा नुकसान ना, प्रकृति के ज्यादा हानि ना पहुंचाई गई, तो वो राज्य कौन से सबसे टॉप पे? केरल। अगर नीचे से बात करूं मैं, नीचे से बिहार, नीचे से टॉप कौन है? बिहार। बिहार के नंबर है 50, लिख लो नीचे से भी। नीचे से नंबर किसका है? बिहार का। अगर मैं नीचे से बात करूं, नीचे से मैं बात करूं कि नीचे से सबसे टॉप पे कौन सा है, तो बिहार। बिहार के 50 नंबर। इसके बाद एक और राज्य अगर देखें तो वो है झारखंड। झारखंड 53 के समथिंग। तो बिहार याद रखना, केवल एक राज्य याद रखना। नीचे सबसे कम सतत विकास का लक्ष्य कहां पे है? बिहार में। अब ये देखो, ये मैंने बताया ना, तो 17 गोल, मतलब उन 17 गोलों पे सबसे कम खरा कौन उतर रहा? बिहार। साफ पानी नहीं मिल रहा लोगों को, एजुकेशन ठीक से नहीं है, ठीक है, पॉवर्टी जो गरीबी है वो ज्यादा है, तो वही तो चीज है, उसी चीज में तो बिहार सबसे नीचे, तो तभी तो सबसे नीचे आ रहा है बिहार। समझ रहे हो ना मेरी बात को? बिहार सबसे नीचे। और केरल में आपने पता ही एजुकेशन टॉप पे है, ठीक है, तो तभी तो केरल कहां पे? टॉप पे। तो यही चीज है सतत विकास में जो 17 गोल जो रखे गए हैं, ठीक है। बाकी हरियाणा का आप देख लेना, हरियाणा जी के तब पढ़ो तो हरियाणा का कौन सा नंबर है, अपन ये याद रखना, ठीक है। अभी एक थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा हो गया, तो अभी एक थोड़ा सा 1-2 लाइन के क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। देखो राजस्थान के बारे में अगर मैं बात करूं, राजस्थान, क्योंकि अपन केवल जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स देखते आ रहे, धीरे धीरे करके चलेंगे और इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा होगा कि याद हो सके, ठीक है। राजस्थान की मैं अगर बात करूं, राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में एक विभाग है परिवहन विभाग, है ना। हर राज्य का परिवहन विभाग होता है, हरियाणा का भी परिवहन विभाग है, राजस्थान का भी है। लेकिन राजस्थान के परिवहन विभाग ने एक निर्णय लिया अभी 2020 में जनवरी मंथ में, और परिवहन विभाग ने निर्णय क्या लिया है कि हर महीने का जो पहला जो दिन होगा ना, वो नो व्हीकल डे होगा। मतलब उस दिन कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। मतलब किसको कम करने के लिए? पोल्यूशन को कम करने की। बहुत अच्छी पहल, अच्छी चीज है, तो नोट करके लिख लो। राजस्थान राज्य के परिवहन विभाग ने, राजस्थान राज्य के परिवहन विभाग ने महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे बनाने का या मनाने का निर्णय किया है।
नो व्हीकल डे, नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय किया है। राजस्थान सरकार या राजस्थान राज्य के परिवहन विभाग ने हर महीने प्रत्येक मंथ के पहले डे को, पहले दिन को, प्रत्येक महीने के प्रथम दिन को क्या क्या बनाया जाएगा? नो व्हीकल डे। ठीक है, राजस्थान की अगर मैं बात कर रहा हूं तो राजस्थान के सीएम की मैं बात कर रहा हूं तो कौन है राजस्थान का सीएम? अशोक गहलोत। पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था अभी यहां पे, है ना, उठापटक चल रही थी, राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था। सचिन पायलट का नाम सबने सुना होगा, ठीक है, लेकिन हुआ कुछ नहीं क्योंकि ये भी खेला हुआ खिलाड़ी है। राजस्थान की राजनीति का जादूगर कहा जाता है इसको, ठीक है। एक बार तो कहा जाता है कि सिपाही की बदौलत पूरी सरकार गिरवा दी थी इसने, तो खतरनाक खिलाड़ी है अशोक गहलोत। लेकिन हम पढ़ेंगे, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे कभी, कि विस्तृत चर्चा होगी कि कैसे पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे आ जाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ज्यादा अभी डिटेल नहीं देखेंगे। अगर गवर्नर की मैं बात कर रहा हूं, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र, याद रखना। अब धीरे धीरे करके अपने सारे राज्य के सीएम और गवर्नर अपन को याद हो जाएंगे करंट में। कलराज मिश्र, गवर्नर कौन है राजस्थान का? कलराज मिश्र। और सीएम की बात करें तो अशोक चौहान। कैपिटल सबको पता है, कौन सी है? जयपुर। जयपुर को कौन सा शहर कहा जाता है? गुलाबी शहर कहा जाता है, पिंक सिटी। अब थोड़े से और आगे चलते हैं, एक दो और देखते हैं पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत का एक जो सेंट्रल जो बैंक है, केंद्रीय बैंक है, आरबीआई। आरबीआई ना बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई को बैंकों का बैंक, आरबीआई, ठीक है। बाकी तो अर्थव्यवस्था शास्त्र में अपन, अर्थव्यवस्था में अपन जिक्र करेंगे कि आरबीआई क्या करता है, कैसे बैंकों से लेता है, कैसे बैंकों को देता है, ठीक है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, सब पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैं करंट का जो टॉपिक है, जो अपना जो है, उस पर मैं चर्चा करता हूं। आरबीआई के बारे में अपन अगर बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया अभी फिलहाल चर्चा में क्यों है? क्योंकि जनवरी 2020 में इसने क्या किया है, एक ऐप लॉन्च की है। ऐप का नाम है मनी ऐप। मनी ऐप का काम क्या होगा यहाँ पे? यहाँ देखो, पहले बाद में देख लेना। मनी ऐप का काम क्या होगा यहाँ पे? मनी ऐप का काम होगा, जो दृष्टि बाधित जो लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग है ना, इसने क्या लॉन्च किया है कि जो दृष्टि बाधित जो लोग हैं, जो ब्लाइंड लोग हैं, जिनको सुन नहीं सकता, वो लोग क्या करेंगे, ये ऐप अपने फोन में रखेंगे और कोई भी नोट पॉकेट से निकाला, जो नए नोट है उनकी बात करूं, कैमरा वो ऐप पे क्लिक किया और ऐप पे क्लिक करके कैमरे के सामने किया, वो बता देगा कि कितने रुपए का नोट है। ये कौन सी ऐप है? मनी ऐप। अगर किसी को सुन भी नहीं सकता है, अगर सुन भी नहीं सकता है तो वो उसमें ऑप्शन होता है। मनी ऐप अगर लॉन्च करके देखा, आपने मोबाइल में इंस्टॉल करके देखेगा तो पता लग जाएगा क्या है। उसमें ऑप्शन मिलता है, अगर सुन भी नहीं सकता तो वो क्या करेगी, वाइब्रेशन करेगी। उस पर लिखा है तो 500 नोट के लिए एक बार वाइब्रेशन, 1000 2000 के नोट के लिए 3 बार वाइब्रेशन, 10 के लिए इतनी बार वाइब्रेशन, वो सब कुछ उस पर होता है। तो ये उन लोगों की सहायता करेगी जो कि रुपयों, जो पैसे, जो नोट जो होते हैं उनको पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। असहाय जो लोग हैं उनकी सहायता के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा। मनी के अगर एब्रिविएशन देखें हम यहां पे, फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या होगा, मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर। पता लग रहा है ना नाम से ही, मोबाइल एडिड नोट आइडेंटिफायर, मतलब नोटों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ऐप है, मनी ऐप।
पहचानने में सहायता करने के लिए। दृष्टिबाधित लोगों को नए मुद्रा या नई करेंसी नोटों को पहचानने में सहायता करने के लिए। अगर आप ये सोचोगे ना कि वो फ्रॉड नोट के बारे में भी बता देगी, तो ऐसा नहीं होगा। फ्रॉड नोट होगा ना, उसको भी वो बता देगी कि ये 500 का नोट है, ठीक है। नकली नोटों की पहचान नहीं करेगी, लेकिन ये बता सकती है कि कितने रुपए का ये नोट है। आपने देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, पर नहीं भी देखा होगा, दिल्ली, अगर दिल्ली वाले जो महानगरों में अगर कोई गया हो तो वो देखा होगा, दृष्टिबाधित जो ब्लाइंड जो लोग हैं, बस में बैठे बैठे आपने देखा होगा मोबाइल ऐसे लगा के कान में सुनते रहते हैं ना। ऑप्शन होता है ना आजकल मोबाइल में, ऑप्शन होता है, अगर किसी पे भी क्लिक करते हो तो वो बोलता है कि हाँ ये ऐप है, ये खुलने वाली है। आप देखना अपने हर सबके मोबाइल में ऑप्शन होता है, ब्लाइंड के लिए अलग से ऑप्शन होता है, और उसी तरह ये ऐप को बनाया गया ना दृष्टिबाधित लोगों के लिए। आप सोचते हो कि वो मोबाइल कैसे यूज कर लेते हैं, उसमें ऑप्शन होता है मोबाइल में, अगर उसने लॉक खोला ना, उसमें 2 बार क्लिक करते क्या होगा, वो खुल जाएगा। एक बार क्लिक करेगा ना, एक बार अगर क्लिक करा तो बोलेगा कि हाँ ये व्हाट्सअप है, सुनेगा कि हाँ कौन सी ऐप है, व्हाट्सअप। फिर 2 बार क्लिक करते हुए खुल जाएगी। एक बार क्लिक करेगा, नाम बता देगा किसका कॉन्टैक्ट नंबर, 2 बार क्लिक करते ही कॉन्टैक्ट नंबर खुल जाएगा, ठीक है। हर फैसिलिटी आजकल, हर फैसिलिटी आ गई हर सब के लिए। तो मनी ऐप याद रखना किसने लॉन्च की, आरबीआई ने। आरबीआई की मैं बात करूं तो आरबीआई की एब्रिविएशन क्या होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करता हूं, रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करता हूं तो 1 अप्रैल 1935, रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में क्या की गई, इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय की बात करूं, हेडक्वार्टर की अगर यहां पे बात करें, हेडक्वार्टर कहां पे इसका, मुंबई। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें कि राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ, राष्ट्रीयकरण कब किया गया इसका, तो 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। अगर इसके गवर्नर की बात की जाए कि गवर्नर कौन है अभी, तो गवर्नर है शशिकांत दास, ये इसका अभी फिलहाल गवर्नर है। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि पहले भारत क्या था, ब्रिटिश इंडिया। तो आजादी के बाद जितनी भी चीज थी उनको अगर इंडिया भारत के अंडर करना है, भारत के अंडर करना है, तो नाम से पता लग रहा है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, मतलब अपने नेशनल के अंडर हर चीज को ले रहा, राष्ट्रीयकरण। क्योंकि आजादी, इसकी स्थापना कब हुई, ब्रिटिश इंडिया के समय 1935 में। उनहत्तर 14 बैंकों, पता है ना, बाकी डिटेल सब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में। और होता रहता है बैंकों का विलय, तो क्या होता है, चलता रहता है, हर साल 2-3 बैंकों का विलय होता रहता है, ठीक है। समझ गए ना, मनी ऐप किसके लिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए। एक लास्ट और देखते हैं, एक यात्रा, धनु यात्रा। चल छोड़ो, अभी लास्ट फिनिश करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है।